तो इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसे एक और नाम से हम जानते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, इट इज़ अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इंसुलिन रेसिस्टेंट एंड प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन बीटा सेल फंक्शन रिजल्टिंग परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब कि अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो आज जो हम लाइफ स्टाइल जो जीते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके वजह से ऐसे कारण उत्पन्न होते हैं जिस वजह से हमारा जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब कि इंसुलिन जो है उन पर काम नहीं करता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो एंट्री होता है सेल्स के अंदर, जिस वजह से जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब कि अगर इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस अगर होता है तो इंसुलिन होते हुए भी जो उसके रिसेप्टर्स जो होते हैं सेल्स में वो काम नहीं करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो एक चैनल बनता है, एक रास्ता बनता है ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाने के लिए, तो वो रास्ता नहीं बन पाता है। जिस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता है सेल्स के अंदर, और वो बाहर ही ब्लड में जो है वो ट्रैवल करते रहता है। जिस वजह से क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का जो मात्रा है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। 2023 में द लैंसेट ने स्टडी के बाद एक पब्लिश किया था जिसमें कहा गया था कि भारत में रहने वाले लगभग 11.4% जो लोग हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ जी रहे हैं। मतलब कि लगभग 101 मिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं भारतीय, वो डायबिटीज़ मेलाइटस के शिकार हैं। और जितने भी डायबिटीज़ मेलाइटस के जो केसेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा 90 से 95% जो केस होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स। तो कॉजेज़ तो हम लोगों ने इसके डिफिनेशन में भी देखा था कि इंसुलिन रेसिस्टेंट एंड डिक्लाइन बीटा सेल फंक्शन। मतलब कि हमारे बॉडी के जो सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन के लिए रेसिस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं, जिस वजह से जो इंसुलिन का जो यूज होता है वो सेल्स नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि एक चैनल जो होता है जिससे कि ग्लूकोज जो है सेल्स के अंदर जाते हैं, वो चैनल ओपन नहीं हो पाता है, और इस वजह से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो था इसका कॉज। इसका हम अब रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानेंगे कि किन किन कंडीशंस में जो है ज़्यादा रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने का। तो सबसे पहले हम लोग ओबेसिटी के बारे में देखेंगे। तो जितने भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के जितने भी केसेस जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा 80 से 90% जो केस है वो ओबेसिटी के हैं। तो इसके बाद जेनेटिक भी एक रिस्क फैक्टर है। साइंटिफिक स्टडी से पता चलता है कि अगर पेरेंट्स में से अगर किसी एक को भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का अगर केस हो तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में लगभग 40% के आसपास चांस होता है कि आगे चल कर के उसमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का जो है वो केस डेवलपमेंट हो जाए। और अगर पेरेंट्स में से अगर दोनों को ही टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का केस है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो 70 से 80% चांस होता है कि आगे चल कर के उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का केस देखने को मिले। तो एज भी एक रिस्क फैक्टर है। नेचुरली 30 से 35 साल के बाद जो बॉडी का मसल मास होता है वो पर ईयर कम होने लगता है, और हमारे शरीर में जो मसल्स जो हैं वो ग्लूकोज का सबसे ज़्यादा अपटेक करते हैं। मतलब कि शरीर में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का यूज़ मसल्स करते हैं, और जब ये ओल्डर एज में ये मसल मास कम होने लगते हैं तो ग्लूकोज जो होता है वो मसल मास के द्वारा उतना अपटेक नहीं हो पाता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का जो मात्रा है वो ज़्यादा रहने लगता है। उस वजह से क्या होता है कि
बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस राइज रहता है, और उस वजह से जो है टाइप 2 डायबिटीज़ का केस देखने को मिलता है। तो इसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक रिस्क फैक्टर है। जो लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें कि बॉडी का उतना एक्टिविटी नहीं है, तो उनमें ज़्यादा रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस डेवलप होने का। और जो लोग अनहेल्दी डाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, एनर्जी ड्रिंक्स हो गया, तो इनमें भी ग्लूकोज पाए जाते हैं, इनमें भी शुगर का मात्रा होता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रिपीटेडली यूज़ करें, तो उसमें भी क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस का जो है वो डेवलपमेंट का रिस्क होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के केस में जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो ओबेसिटी है। जितने भी केसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के, तो उसमें 80 से 90% जो है ओबेसिटी देखने को मिलता है। तो जब भी हम बात करें अगर ओबेसिटी का, तो उसका जनरली मीनिंग होता है विसरल फैट से या बेली फैट से। तो विसरल फैट क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि किडनी, लिवर, स्टमक, तो इनके चारों तरफ, इनके अराउंड जो फैट एक्युमुलेट होते हैं, तो उसे हम लोग विसरल फैट कहते हैं। तो ओबेसिटी के केस में क्या होता है कि ये जो विसरल जो फैट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये जो फैट होता है, तो इसके जो फैट सेल्स होते हैं, तो वो ओवरलोडेड हो जाते हैं फैट से। और ओवरलोडेड होने की वजह से क्या होता है कि जो फैट सेल्स जो है वो स्ट्रेच्ड होता है और स्ट्रेस में होता है, और उसमें जो है इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। मतलब कि जो फैट सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैट सेल्स एक्युमुलेट होने की वजह से उनके अंदर क्या होता है कि जो फैट सेल्स जो है वो स्ट्रेस हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि उनमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। और उसमें बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है उनको। तो उस केस में क्या होता है कि हाइपोक्सिया का भी केस उनमें अराइज हो जाता है, जिस वजह से जो फैट सेल्स जो हैं वो स्ट्रेस हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो ओवरलोडेड जो फैट सेल्स हैं, तो बहुत सारे सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जैसे कि एडिपोकाइन्स हो गया, जैसे कि फैट सेल का जो हार्मोन होता है एडिपोकाइन्स वो हो गया। फिर जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स जो होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो हो गया। कीमोकाइन्स हो गया। और जो ओवरलोडेड फैट सेल्स के कंडीशन में क्या होता है कि जब ये इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस के कंडीशन में होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ओवरलोडेड फैट सेल हैं वो बहुत सारे फैटी एसिड लीक आउट करने लगते हैं। जो फैटी एसिड्स जो होते हैं जिससे कि फैट मॉलिक्यूल बनते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो रिलीज करने लगते हैं। तो ओबेसिटी के केस में क्या होता है कि जो विसरल फैट होता है, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी हो गया, लिवर हो गया, स्टमक हो गया, तो उसके अराउंड जो फैट एक्युमुलेट होते हैं, उसे हम विसरल फैट कहते हैं। तो ओबेसिटी के केस में क्या होता है कि ये जो विसरल फैट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि जो फैट सेल्स जो हैं वो ओवरलोडेड हो जाते हैं। ओवरलोडेड का मतलब कि उनके अंदर जो है, जो फैट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो एक्युमुलेट हो जाते हैं, और जिस वजह से वो ओवरलोड हो जाता है सेल। तो ओवरलोडेड फैट सेल के कंडीशन में क्या होता है, ये जो फैट सेल हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। मतलब कि ज़्यादा उसके अंदर, जैसे कि अगर बलून में हम बहुत ज़्यादा हवा भर देते हैं तो वो पूरा स्ट्रेस्ड हो जाता है। उसी तरीके से क्या होता है कि ये जो फैट सेल्स, ओवरलोडेड फैट सेल्स जो हैं वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और वो स्ट्रेस में होते हैं। मतलब कि उनका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होने की वजह से उनका जो फैट सेल्स, जो ओवरलोडेड फैट सेल्स हैं, उनका आकार बहुत बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाता है। मतलब कि उनका जो ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो पूरा नहीं कर पाता है।
जिस वजह से जो ओवरलोडेड जो फैट सेल्स हैं वो स्ट्रेस की कंडीशन में हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ओवरलोडेड होने की कंडीशन में क्या होता है कि जो फैट सेल हैं वो रिलीज करते हैं, फैटी एसिड रिलीज करते हैं, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स मतलब कि जो इन्फ्लामेशन जो करवाते हैं वो सारे सब्सटेंस रिलीज करता है। फिर एडिपोकाइन्स रिलीज करता है। एडिपोकाइन्स मतलब कि जो फैट सेल्स जो होते हैं तो जो हार्मोन वो रिलीज करते हैं उसे एडिपोकाइन्स कहते हैं, तो वो भी रिलीज होता है। फिर कीमोकाइन्स रिलीज होता है। तो इन सारे जो सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं तो ये किस तरीके से इंसुलिन रेसिस्टेंट के लिए जिम्मेवार होते हैं तो उसे हम बारी बारी से देखेंगे। तो ये जो ओवरलोडेड जो फैट सेल्स हैं, जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैटी एसिड्स लीक करने लगते हैं तो ये फैटी एसिड जो है मेनली 4 जगहों पे अपना हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है। जैसे कि मसल्स हो गया, लिवर हो गया, या अनदर जो फैट सेल्स है वो हो गया, और स्प्लीन। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि ये जो फैटी एसिड्स हैं ये किस तरीके से इन जगहों पे कार्य करते हैं, किस तरीके से इनका मैकेनिज्म होता है, और ये किस तरीके से हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मसल्स को देखते हैं। तो फैटी एसिड जब मसल सेल्स के पास जब पहुंचता है तो ये जो है ये दो फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, डीएजी एंड सेरामाइड्स। और ये डीएजी एंड सेरामाइड्स क्या करते हैं कि एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं, पीकेसी एंजाइम। और जब पीकेसी एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद ये क्या करता है कि जो एक IRS1 एक प्रोटीन होता है जो कि सिग्नलिंग का काम करता है। मेनली जब इंसुलिन जो बाइंड होता है हमारे सेल के रिसेप्टर्स से, तो उस समय क्या होता है कि ये जो IRS1 जो प्रोटीन है ये सिग्नल का काम करता है। और जब डीएजी और सेरामाइड्स के द्वारा जब पीकेसी को एक्टिवेट ये कर देते हैं तो उसके बाद क्या करता है कि ये एंजाइम IRS1 को ब्लॉक कर देता है। तो जब IRS1 जब ब्लॉक हुआ तो जो सिग्नल जो जाते थे इंसुलिन रिसेप्टर्स से जो ग्लूटाफोर वेसिकल्स के पास, तो वो सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब सिग्नल जब डिस्टर्ब हो जाता है तो जो ग्लूटाफोर जो वेसिकल्स जो होते हैं सेल्स के अंदर, जो कि नॉर्मली केस में क्या करते हैं कि ये मूवमेंट करके सेल सरफेस सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचते हैं और वहाँ पे जो है एक रास्ता ओपन करते हैं, ग्लूटाफोर चैनल, जिससे कि ग्लूकोज अंदर जाता है। लेकिन जब IRS1 ब्लॉक हो जाता है, सिग्नलिंग जो है सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो ग्लूटाफोर वेसिकल्स है ये मूवमेंट करके सेल सरफेस सेल मेम्ब्रेन के पास नहीं पहुंच पाते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जो ग्लूटाफोर जो चैनल होता है ग्लूकोज के लिए तो वो ओपन नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का एंट्री होता है वो सेल के अंदर नहीं हो पाता है, जिससे कि हाई ब्लड शुगर का केस राइज हो जाता है। ये तो था मसल सेल के पास कैसे फैटी एसिड काम करता है। तो उसके बाद हम देखेंगे लीवर। इसके बाद फैटी एसिड जब लीवर के पास पहुंचता है तो लीवर के जो सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, तो उसके अंदर ये जो है फैटी एसिड इंटर करता है। और इंटर करने के बाद ये जो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसे कि हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, तो उसके अंदर जो है फैटी एसिड्स का जो है वो ब्रेक डाउन होता है। और जब फैटी एसिड जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसके बाद 3 तरीके के जो है एनर्जी मॉलिक्यूल्स का जो है वो प्रोडक्शन होता है, एसिटाइल CoA, NADH और ATP। तो चूँकि फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं तो लीवर सेल्स को भी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में फैटी एसिड्स मिलते हैं। और जब ज़्यादा फैटी एसिड्स हैं तो उसके वजह से ज़्यादा इनका ब्रेकडाउन भी होगा। और उस वजह से क्या होता है कि ये जो तीनों एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका भी जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब एसिटाइल CoA, NADH और ATP का मात्रा अगर सेल में बहुत ज़्यादा हो तो ये इंडिकेशन होता है कि सेल्स को जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल चुका है। तो जब ये इंडिकेट करता है कि सेल को जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल चुका है तो उस केस में क्या होता है कि
सेल्स के अंदर दो तरीके का एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाते हैं, पीई, पीसीके और जी6 फेज। तो ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए लीवर को पुश करते हैं। मतलब कि जब इनका मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करते हैं कि लीवर को बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज प्रोडक्शन करने के लिए पुश करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है तो उस वजह से क्या होता है कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा होता है। मतलब कि नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद नॉर्मली जो ब्लड शुगर होता है वो ज़्यादा होता है। और जब डायबिटीज़ मेलाइटस का जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि अगर खाली पेट जो है 7 से 8 घंटा खाली पेट रहने के बाद अगर फास्टिंग ब्लड शुगर अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा चांस होता है कि इनमें डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ का केस हो। तो जब बहुत ज़्यादा जो है ग्लूकोज का जब प्रोडक्शन होने लगता है तो उस वजह से क्या होता है कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये तो हो गया कि जो फैटी एसिड जो है वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का प्रोडक्शन कराता है और उस वजह से जो है फास्टिंग ब्लड शुगर वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये लीवर सेल्स के जब इंटर अंदर करता है, ये सारे के सारे जो फैटी एसिड्स जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं। कुछ जो है वो फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होके स्टोर भी होता है। तो दूसरा केस ये होता है कि जब फैटी एसिड जब लीवर सेल्स के अंदर गया, हेपेटोसाइट्स के अंदर गया, तो वो डीएजी एंड सेरामाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दोनों जो हैं ये फैट मॉलिक्यूल्स हैं। और जब ये डीएजी एंड सेरामाइड्स में जब कन्वर्ट हो गया तो ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, पीकेसी। और जैसा कि हम लोगों ने मसल सेल्स में भी जिस तरीके से काम किया था कि जब डीएजी जो है वो पीकेसी एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है तो उस वजह से क्या होता है कि ये पीकेसी एंजाइम जो है आईआरएस 1 को ब्लॉक कर देता है। और आईआरएस जो है वो इंसुलिन सिग्नलिंग के लिए काम करता है। और जब आईआरएस 1 जब ब्लॉक हो जाता है तो उसके बाद जो है इंसुलिन सिग्नलिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और नॉर्मली जो हेपेटोसाइट्स में जब ग्लूकोज का मात्रा बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो जाता है या होता है तो उस कंडीशन में भी इंसुलिन काम करता है। इंसुलिन के जो सिग्नल्स हैं वो इस तरीके से सिग्नल देते हैं लिवर सेल्स को कि वो जो है वो ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो कम करे। तो चूंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब आईआरएस 1 जब ब्लॉक होता है, इंसुलिन सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस वजह से जो है इंसुलिन का जो सिग्नल है वो काम नहीं करता है। और उस वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन हो रहा था बहुत ज़्यादा मात्रा में वो स्टॉप नहीं हो पाता है। यानी कि जो ग्लूकोज का जो मात्रा है वो हाई ही रहता है, ज़्यादा ही रहता है, जिस वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ओबेसिटी के कंडीशन में क्या होता है कि जब ओवरलोडेड जो फैट सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैटी एसिड लीक आउट करते हैं। और ये जो फैटी एसिड जब लीवर सेल्स के पास जाता है तो जो लीवर सेल्स जो है इनका पूरा का पूरा जो फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हैं। कुछ जो है उसका ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी में कन्वर्जन होता है। और कुछ जो फैटी एसिड्स जो हैं उनका क्या करता है हेपेटोसाइट्स की उन्हें फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके और उसे जमा करने लगता है। और ये जो फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं, फैट्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब जमा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फैटी लिवर। और इसे एक और नाम दिया गया है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टोर्ड फैट और प्लस में फैटी एसिड दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में जब होते हैं तो जो ये हेपेटोसाइट जो है, जो लिवर सेल्स जो है, वो क्या करते हैं कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स क्या करता है कि इन्फ्लेमेशन कराने का काम करता है। और ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स क्या करते हैं कि इंसुलिन के जो सिग्नल जो है उसको ब्लॉक करते हैं।
और जब इंसुलिन के जो सिग्नल ब्लॉक होते हैं तो उसे क्या हम लोग कहते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंट। और जब इंसुलिन रेसिस्टेंट का जब केस राइज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इंसुलिन का जो सिग्नल जो है वो हेपेटोसाइट्स यूज नहीं करता है, मतलब कि इंसुलिन जो है वो वर्क नहीं कर पाता है। और नॉर्मली जब हेपेटोसाइट्स के अंदर अगर बहुत ज़्यादा अगर ग्लूकोज का अगर प्रोडक्शन होता है तो उस कंडीशन में जो है इंसुलिन जो क्या करता है कि वो इसका प्रोडक्शन को कम करने के लिए सिग्नल भेजता है, और जो है ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। लेकिन जब इंसुलिन रेसिस्टेंट का जब केस राइज होता है तो उस कंडीशन में इंसुलिन जो है वो काम नहीं करता है, उसका सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब होता है। और जो हेपेटोसाइट्स जो ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन बहुत मात्रा में कर रहे थे वो जारी रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो हाई रहता है। तो हमने देखा कि ओबेसिटी के केस में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में फैटी एसिड्स लीक आउट होने लगते हैं और वो जब लीवर सेल्स के पास, हिपेटोसाइट्स के पास जब जाते हैं तो हिपेटोसाइट्स क्या करता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का प्रोडक्शन करने लगता है, और उस वजह से क्या होता है कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो हाई हो जाता है। फिर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब फैट्स जमा हो जाते हैं, फैट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं लिवर सेल्स के अंदर, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इसे एक और नाम दिया गया है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हिपेटोसाइट्स हैं उनके अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस रह जाता है। फिर हमने क्या देखा कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हिपेटोसाइट्स के अंदर फैट जमा हो जाते हैं और फैटी एसिड्स होते हैं तो उस कंडीशन में जो है हिपेटोसाइट्स क्या करता है कि इंसुलिन का इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करता है। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस मतलब कि जो इन्फ्लेमेशन कराते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस राइज होता है। तो ये तो हमने देख लिया कि जो फैटी एसिड्स जो हैं वो जब लीवर के अंदर जाते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं, और मसल्स का हमने पहले ही देख लिया है। अब हम देखेंगे कि ये जो फैटी एसिड्स जो हैं पैनक्रियाज में जाके किस तरीके से उनको अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे जो अनदर जो फैट सेल्स हैं उनमें ये जो फैटी एसिड्स जाते हैं तो ये किस तरीके से उनको अफेक्ट करते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के केस में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में फैटी एसिड्स लीक आउट होते हैं और वो जब पैनक्रियाज के अंदर पहुंचते हैं तो ये मेनली जो है बीटा सेल्स को अफेक्ट करते हैं। और ये बीटा सेल्स को मेनली 3 तरीके से अफेक्ट करते हैं। पहला है बिल्डअप टॉक्सिक फैट्स। ये क्या करते हैं कि पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उनके अंदर में टॉक्सिक नेचर के फैट्स जो है वो जमा होने लगते हैं। दूसरा है डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया। इनके जाने की वजह से जब फ्री फैटी एसिड्स जो है वो बीटा सेल्स के अंदर जाता है तो उस वजह से क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ सेल, वो डैमेज होता है। और तीसरा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस। जब फ्री फैटी एसिड्स जब बीटा सेल्स के अंदर जाते हैं तो इसके वजह से क्या होता है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो वो डैमेज होता है, और उस वजह से क्या होता है कि वो अंडर स्ट्रेस होता है, और जब वो अंडर स्ट्रेस होता है तो वो एक सिग्नल देता है, डेथ सिग्नल। उस वजह से क्या होता है कि जो बीटा सेल्स जो है वो एपोप्टोसिस होने लगते हैं, मतलब कि वो सुसाइड करने लगते हैं, खुद में ही वो डाई करने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो हम बारी बारी से देखेंगे थोड़ा डिटेल में कि ये किस तरीके से होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के केस में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में फैटी एसिड जो है वो लीक आउट हो करके और ब्लड से ट्रैवल करते हुए जब ये पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के अंदर में आते हैं तो ये क्या करते हैं कि बिल्डअप टॉक्सिक फैट्स। नॉर्मली जो बीटा सेल्स जो होते हैं तो इनका जो डिजाइन और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से नहीं होता है कि ये नेचुरली नॉर्मली तरीके से फैट्स के स्टोरेज का काम कर सकें। पर इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्री फैटी एसिड्स जब बीटा सेल्स के अंदर एंटर करते हैं तो ये दो टॉक्सिक फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
डीएजी एंड सेरामाइड्स। ये दोनों जो टॉक्सिक फैट्स जो हैं, ये बीटा सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको क्या करते हैं कि ये डैमेज करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो बीटा सेल्स का जो नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और दूसरा कि जब ये डीएजी एंड सेरामाइड्स दोनों टॉक्सिक फैट्स जो हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया को ये डैमेज करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। एटीपी मतलब इसे हम लोग एनर्जी करेंसी हम लोग कह सकते हैं। एटीपी से जो है ये डायरेक्ट एनर्जी मिलता है हमारे शरीर को। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया जब डैमेज हो जाता है तो उस वजह से क्या होता है कि एनर्जी का एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। और बीटा सेल्स जो होता है वो इंसुलिन को सिक्रीशन करने का काम करता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन भी करता है और सिक्रीशन भी करता है। तो सिक्रीशन करने के लिए उसे एटीपी का ज़रूरत होता है। और इस केस में क्या होता है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डैमेज हो गया, तो उस वजह से एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और जब एटीपी का जब प्रोडक्शन कम हो गया तो इंसुलिन का जो रिलीज है वो भी कम हो जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के केस में देखा जाता है कि जो बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो ड्रॉप आउट कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के केस में जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है वो कम होता है। तो फ्री फैटी एसिड्स जब लीक आउट होकर के जब बीटा सेल्स के अंदर जाते हैं, तो जब जो नया जो टॉक्सिक फैट्स जो बनते हैं वो क्या करते हैं कि जो इसके अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसको डैमेज करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो भी एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है वो डैमेज होता है। तो जब एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम डैमेज होता है तो उस वजह से क्या होता है कि जो अनफोल्डेड इंसुलिन प्रोटीन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये अनफोल्डेड इंसुलिन प्रोटीन क्या है कि ये इनकम्प्लीट इंसुलिन प्रोटीन है। जैसे कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंसुलिन प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, तो सबसे अंत स्टेज में जो होता है वो क्या होता है कि वो फोल्डेड इंसुलिन प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, बनाता है। तो माने कि जो फोल्डेड इंसुलिन प्रोटीन होते हैं वो एक निश्चित 3D शेप में होते हैं जो कि रेडी होते हैं पैकेजिंग के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैमेज होता है तो उस वजह से ये कम्प्लीटली तरीके से इंसुलिन प्रोटीन को एक 3D शेप नहीं दे पाता है। तो इनकम्प्लीट जो इंसुलिन प्रोटीन है तो उसे हम लोग अनफोल्डेड इंसुलिन प्रोटीन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो अनफोल्डेड इंसुलिन प्रोटीन है, इनकम्प्लीट इंसुलिन प्रोटीन, उनका मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और उस वजह से क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ओवरलोडेड हो जाते हैं अनफोल्डेड इंसुलिन प्रोटीन से। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इन द स्ट्रेस हो जाता है, वो स्ट्रेस में हो जाता है। जब वो नॉर्मली जब ये फंक्शन नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा अनफोल्डेड इंसुलिन प्रोटीन से मतलब कि ओवरलोडेड हो जाता है, तो वो क्या करता है कि उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन्हें बाहर नहीं निकालता है, वो अंदर ही जमा होता रहता है। और उस वजह से क्या होता है कि ये ओवरलोडेड हो जाता है किससे, अनफोल्डेड इंसुलिन प्रोटीन से। और जब ये कंडीशन अराइज होता है तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इन द स्ट्रेस हो जाता है। तो इस स्ट्रेस के कंडीशन में क्या करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन स्ट्रेस एक्टिवेटेड डेथ सिग्नल। तो स्ट्रेस के कंडीशन में जो डेथ सिग्नल होते हैं सेल्स के अंदर, बीटा सेल के अंदर, जो डेथ सिग्नल मतलब कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि प्रोग्राम सेल डेथ कराते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उन प्रोटीन में दो प्रोटीन होते हैं, चॉप एंड कैस्पेसिस। ये क्या करते हैं कि जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है, एपोप्टोसिस होता है, तो उनके लिए ये काम करते हैं। तो चॉप क्या करता है कि ये इन द स्ट्रेस की कंडीशन में क्या करता है कि
जो एंटी स्ट्रेस जो प्रोटीन्स होते हैं उसको ये रिड्यूस कर देता है। और जो कि प्रोग्राम सेल डेथ के लिए जो उस प्रोसेस में काम करने वाले डेथ प्रोटीन्स होते हैं उसको ये एक्टिवेट कर देता है। उस वजह से क्या होता है कि जो एपोप्टोसिस का जो प्रक्रिया होता है वो तेज हो जाता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। और ये जो कैस्पेसिस प्रोटीन क्या करता है कि ये जो बीटा सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन्स हैं उसको ये क्या करता है कि कट डाउन करने का काम करता है, उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। और इस तरीके से क्या होता है कि जो बीटा सेल्स जो है वो एपोप्टोसिस का प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली जो है वो डाई होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो अपोप्टोसिस मतलब कि प्रोग्राम सेल डेथ, और उसे सुसाइड ऑफ सेल भी हम लोग कह सकते हैं। तो अपोप्टोसिस का प्रक्रिया होता है, उसके बाद क्या होता है कि बीटा सेल डाइंग, जो बीटा सेल्स जो हैं वो डाई होने लगते हैं, मरने लगते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। और डायबिटीज मेलाइटस के केस में जब इस तरीके का कंडीशन आ जाए अपोप्टोसिस का, और बीटा सेल्स जो है वो मरने लगे या अपोप्टोसिस होने लगे, तो उस कंडीशन में जो डायबिटीज मेलाइटिस का जो केस है वो और भी ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेता है, डायबिटीज मेलाइटस वर्स। तो हमने देखा कि ओबेसिटी के कंडीशन में जब फ्री फैटी एसिड्स लीक आउट होते हैं तो वो किस तरीके से मसल्स के पास जाकर के इंसुलिन रेसिस्टेंट का काम करवाते हैं, लीवर के पास जाकर के ग्लूकोज का एक्सेसिव प्रोडक्शन कराते हैं, और इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस भी अराइज होता है। और किस प्रकार के से जब पैनक्रियाज में जाते हैं तो एपोप्टोसिस का कंडीशन अराइज होता है। तो ये हमने देखा है। अगला वीडियो में हम देखेंगे कि जब ये ओवरलोडेड फैट सेल्स जो हैं वो इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, एडिपोकाइंस रिलीज करते हैं और कीमोकाइंस रिलीज करते हैं, तो ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से अफेक्ट करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।